नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक हमारी नई शुरुआत में। दोस्तों देखिए, देखते देखते इस साल के 8 महीने गुजर चुके हैं। अब मात्र इस साल के बचे हैं 4 महीने और इन 4 महीनों में हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे जो 8 महीने बर्बाद हुए हैं वो हमारे बराबर हो जाएं। तो इसमें हमें डट के मेहनत करना है, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। एमपीपीएससी के हमें जितने हो सके उतने प्रश्न लगाने हैं, साथ साथ जितनी हो सके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हमें उसे सॉल्व करना है। साथ में जो क्लासेस डेली चल रही है उन्हें रेगुलर बेसिस पे देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ से अधिकतर बच्चों के प्रश्न गलत होते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, कभी आपको एमपीपीएससी में सिलेक्ट होना है तो एमपी के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, यानी एमपी 100% आपका सही होगा तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इसीलिए जो आपको लगता है कि सर केवल एमपी एमपी पढ़ाते, तो मेरा इसीलिए एमपी पर जोर है, क्योंकि एमपी से एक भी प्रश्न गलत हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या पुराने बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, उनका एमपी ही अच्छा होता है। मध्य प्रदेश का जो भी जनरल नॉलेज है उनका सबसे बेस्ट होता है, और कभी उनके साथ आप टक्कर करोगे तो आपका भी मध्य प्रदेश सबसे अच्छा होना चाहिए, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो हम मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य वाली क्लास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम हमारी नई शुरुआत मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के साथ लेक्चर नंबर 26 देखने वाले हैं। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए। बस आपसे मेरा यही कहना है कि अब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप दम से लग जाइए। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं, आप समझ लीजिए, मेंस का करा रहा हूँ। मतलब जो हमने अभी तक रियासतें पढ़ी वो मेंस में आपको देखने को मिलेगी। मैंने आधुनिक इतिहास से आने वाले प्रश्नों को आपको कवर कराया। अब देखिए, हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे तो प्राचीन इतिहास में भी अधिकतर वही सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों को जानने वाले हैं। ठीक है, पाषाणकालीन स्थल जैसे आदमगढ़, आप सभी को पता है 3 नंबर में पूछा जाता है। भीमबेटका 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ऐसे सभी प्रश्न आज आपके समाप्त हो जाएंगे। वहाँ 2-2 नंबर में आते हैं, आजकल 2-2 नंबर का आ गया है, हमारे टाइम में 3 नंबर के आते थे। तो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके मैं यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा। प्रीलिम्स में भी आएगा, प्रीलिम्स के बारे में बताऊंगा कहाँ से पूछा गया है। तो आप इस लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरा आपसे यही मानना है कि बच्चों पढ़िए, अब सीरियस होकर 4 महीने लग जाइए, तो जो हमारे 8 महीने प्रीवियस में बर्बाद हुए हैं वहाँ अब बर्बाद ना हो पाए। ठीक है, तो देखिए हम मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक कालीन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल, धातु काल, जिसमें हम ताम्र पाषाण काल और लोहा काल पढ़ते हैं, लोहा काल पढ़ते हैं, और महापाषाण काल। इन सभी कालों को हम पढ़ने वाले हैं। इनके हम आज इम्पोर्टेंट स्थान या प्लेस को देखेंगे, जानेंगे पुरापाषाण काल के कौन से विशेष स्थान थे, किन नदियों घाटी में पुरापाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो देखिए, पुरापाषाण काल में पाषाण यानी पत्थरवाल, जब हम क्या करते थे, पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उस काल की बात कह रहे हैं। कभी आपके पेपर में आ जाता है क्या पुरापाषाण काल या पाषाण काल लिखूं, तो आप पाषाण काल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पुरापाषाण काल की हम बात करते तो पुरापाषाण काल में जो मानव होता था वो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, यानी वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमता फिरता रहता था। और भोजन के लिए वह आखेट या शिकार पर निर्भर करता था। आखेट यानी शिकार होता है, यानी वहाँ घूमता रहता था, घूमते घूमते उसे कोई जानवर मिल गया तो उसका शिकार कर लेता था और उसे खा लेता था। तो यहाँ पर पुरापाषाण के बारे में यह बात आपको याद रखना है। अब देखिए, पुरापाषाण कालीन स्थलों की हम बात करते हैं, सबसे पहले नदी घाटी। तो नर्मदा घाटी सबसे विशेष है जो पुरापाषाण कालीन स्थल है। सोन नदी घाटी आप सभी को पता है, अग्नि नदी घाटी सोन नदी की सहायक नदी, कुंडाल नदी घाटी, लोनार नदी घाटी, सोनार नदी घाटी, ये सभी नदी घाटी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये सभी नदी घाटी किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल से संबंधित है। संबंधित स्थानों की हम बात करते हैं तो सीहोर में जो हथनोरा है
बहुत विशेष स्थान है, यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। दूसरा है सिहावल, जो कहाँ पर है, सीधी में है। ये दोनों पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अब देखिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हथनोरा, जो आज की डेट में किस जिले के अंतर्गत आता है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए हथनोरा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति गए, अरुण सोनकिया। कौन? अरुण सोनकिया। जब वहाँ खोज कर रहे थे नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत पूरा पाषाण कालीन साक्ष्यों को, तो उन्हें क्या मिलता है, नर्मदा नदी के अंतर्गत एक मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिलता है। क्या मिलता है? मानव खोपड़ी का जीवाश्म पाया जाता है। कब खोज करते हैं इसकी? 1982 में उन्हें मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिलता है। ठीक है, इसका नाम ये क्या रखते हैं, नर्मदा मानव, उसका नाम रख देते हैं। और जो हथनोरा में प्राचीन कालीन जो साक्ष्य मिला है मानव खोपड़ी का, वह दुनिया का सबसे प्राचीन मानव का जीवाश्म बताया जाता है। तो आपको याद रखना है, तीनों चीज़ें पूछी गई हैं। हथनोरा किस जिले के अंतर्गत आता है, किसने खोज की थी, किस ईयर में की थी, और उस मानव का नाम क्या है जो खोजा गया था, या जो खोपड़ी खोजी गई है उसका नाम क्या था, उसका नाम है नर्मदा मानव। हथनोरा से हमें घोड़े के जीवाश्म भी मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर घोड़ों का भी पालन किया जाता था। यानी जब नर्मदा मानव यहाँ से घूम रहे थे तो उनके साथ घोड़े भी पाए जाते थे। यहाँ पर हथनोरा से हमें स्टेगा डॉन नामक हाथी के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। MPPSC प्रीलिम्स में तीनों फैक्ट पूछे गए हैं बार बार कि हथनोरा से क्या घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए, तो हाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हाथी के जीवाश्म भी प्राप्त हुए, और हाथी किस प्रजाति का था, तो स्टेगा डॉन प्रजाति का वह हाथी था। ये तीन ही बात आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जैसे मैं सीहोर से हूँ, तो मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, सीहोर से ही हुई थी। यानी सबसे प्राचीन मानव आज हमें कहीं पर देखने को मिलते हैं, तो वो देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। फिर देखिए सिहावल की हम बात करते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है, सीधी में। सिहावल में हमें पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए, जो औजार मेनली हमारे मानव भून रहते थे वो शिकार में इस्तेमाल करते थे। वहाँ औजार हमें कहाँ से प्राप्त हुए, पूरा पाषाण सिहावल, सीधी के सिहावल से प्राप्त हुए। फिर देखिए अमरकंटक से होशंगाबाद तक, होशंगाबाद को आप नर्मदापुरम आप कर लीजिएगा। अमरकंटक से नर्मदापुरम तक स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। MPPSC ने इस अभी पूछा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ों को बार बार पूछा गया। अब आपसे आ सकता है 5 नंबर में कि मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन स्थलों का विवरण दीजिए। हथनोरा का 2 नंबर में पूछ सकता है, सीधी का पूछ सकता है, और स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म कहाँ पर प्राप्त हुए, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो तीनों आपको याद रखना है, बहुत विशेष है बेटा। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अब आपको रेगुलर स्टडी करना है। जो बच्चे रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं वो रेगुलर देखते रहिए, और मेरा यही मानना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ कि देखिए बेटा, इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट ज़रूर प्राप्त होगा, और यह इन्वेस्टमेंट आपको करना है हमारी टेस्ट सीरीज में जो 2026 को टारगेट करते हुए बनाई गई है, जिसमें हमें कुल 75 टेस्ट मिलने वाले हैं। सभी यूनिट के 5-5 टेस्ट रहेंगे। FLT आपको 25 मिलने वाली। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसे खरीद सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो मेरा यही मानना है बच्चों, एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए और इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं यकीन दिलाना चाहूँगा आपको प्रॉफिट 100% होने वाला है। अब हम मध्य पाषाण कालीन स्थलों की बात करते हैं। तो मध्य पाषाण कालीन में भी व्यक्ति घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, परंतु इस दौरान क्या हो गया था, व्यक्ति ने पशुपालन प्रारंभ हो गया था। तो घुमंतु जीवन के साथ साथ यह क्या होने लगे थे, धीरे धीरे अब हमें देखने को मिल रहा है कि व्यवस्थित जीवन जीना प्रारंभ करने की ओर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला मानव द्वारा एक पशु को पाला जाता है, और वह पशु था कुत्ता। क्या था? कुत्ता। अब मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं स्थल और नदियों की, तो नदी घाटी सोन, नर्मदा, बाघ नदी। बाघ नदी आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ती है, तो आपको बताना है कि धार जिले में पड़ती है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाघ नदी का उद्गम, बाघ नदी के किनारे कौन सी गुफाएं स्थित है, ये बात आपको बताना है। अब मध्य पाषाण कालीन स्थलों की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है। फिर देखिए नर्मदापुरम में एक विशेष स्थान आता है, उसका नाम है आदमगढ़। फिर देखिए धार में बाघ की गुफाएं, खेड़ी नामा यहाँ भी नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। शिमला पहाड़ियाँ ये जबलपुर में पड़ती, ये सभी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं।
अब आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो आदमगढ़ कहाँ पर आता है? सबसे पहले तो आपसे पूछेगा आदमगढ़ के बारे में, तो आपको बताना है कि यह नर्मदापुरम में आता है। अब इसका उत्खनन आर बी जोशी द्वारा 1961 में किया गया था। यहाँ से मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एमपीपीएससी 10 बार पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो वहाँ होते हैं नर्मदापुरम जिले के आदमगढ़ में। यहाँ से मानव सबके साथ पालतू कुत्ते के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ मानव सबके साथ पालतू कुत्ते के जीवात्म प्राप्त हुए या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो आपको याद रखना है वह है आदमगढ़। आदमगढ़ से बहुत सारे शैल चित्र भी हमें प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरा है खेड़ी नामा, जो कहाँ पर पड़ता है आज की डेट में, तो यहाँ भी पड़ता है नर्मदापुरम में। यह बहुत विशेष था। यहाँ पर आदि मानवों के हथियार बनाने के कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या? आदि मानवों के हथियार बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। यहाँ पर हमें पाषाणकालीन औजार, हथियार और जिराफ का चित्र मिला हुआ है। एमपीपीएससी ने पूछा था कि निम्न में से किस पाषाणकालीन स्थल से जिराफ का चित्र प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है नर्मदापुरम के खेड़ी नामा में प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करते हैं भीमबेटका की। तो भीमबेटका को मैं 10 बार पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ आती है रायसेन में। इसकी खोज 1957-58 में श्रीधर विष्णु बाकड़कर जी द्वारा की गई थी। यह पाषाणकालीन स्थल है। आप पाषाणकालीन भी बोल सकते हैं, और कभी ज़्यादा डीप में जाना है तो आप बोल सकते हो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हमें शैल चित्र और सेलर से प्राप्त हुए, यानी पत्थरों पे हमें यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें मानव अंत्येष्टि यानी मानव के जो जलाने के साक्ष्य होते हैं या उसे दफन करने के साक्ष्य होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। 1990 में मध्य प्रदेश भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। एमपीपीएससी ने पूछा है। साथ ही इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये भी एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है। एमपीपीएससी भीमबेटका से 5-6 बार प्रश्न पूछ चुका है। सबसे पहले तो किस जिले में स्थित है, कब खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, राष्ट्रीय महत्व कब घोषित किया गया, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये सभी चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। फिर देखिए बाघ की गुफाओं की हम बात करते हैं, धार में है। अब देखिए यहाँ पर बाघ की गुफाओं की आप बोलेंगे सर गुफाएं तो गुप्तकालीन है, तो हाँ, तो गुफाएं वहाँ पर गुप्तकालीन है, परंतु जो स्थल है वहाँ मध्य पाषाणकालीन है। वहाँ से हमें मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद शिमला पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में, ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब हम बात करते हैं नव पाषाणकालीन स्थलों की। तो देखिए मध्य पाषाणकालीन स्थल में व्यक्ति ने स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था, और कृषि करोगे तो वहाँ पर आपको स्थायी होकर ही करना पड़ेगा। तो कृषि की खोज के साथ साथ मानव जीवन ने स्थायी जीवन निवास करना स्टार्ट कर दिया था। तो मध्य प्रदेश में नव पाषाणकालीन हमें स्थान बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नदी घाटी की हम बात करते हैं तो कोलार नदी घाटी सीहोर और हमारे भोपाल में पड़ती है। नर्मदा नदी घाटी, बेतवा नदी घाटी, टोंस नदी घाटी, ये सभी नदी घाटी है। संबंधित स्थान मनु भावन टेकरी भोपाल में, नेवरी गुफाएं भोल में, सारंगपुर घाटी दमोह में, इटारवा तलहटी पठार रीवा में, लम्हेटा घाट व तिलवारा घाट जबलपुर में और एरण सागर में, ये सभी नव पाषाणकालीन स्थल हैं। भोपाल में मनुवान टेकरी, जो मनुभुवन टेकरी है, सामने आपको देखने को मिलेगी लाल घाटी के जस्ट सामने। तो वहाँ पर मनुष्य के स्थायी रहने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कि मनुष्य सर्वप्रथम कहीं पर स्थायी रहना स्टार्ट हुआ था, तो भोपाल की मनुभवन टेकरी पर स्टार्ट हुआ था। फिर देखिए लम्हेटा घाट और तिलवारा घाट, जो कि जबलपुर में, इसे तिगवारा घाट भी बोला जाता है। यहाँ पर से हमें मानव बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए कि नव पाषाण काल में आके व्यक्ति लम्हेटा घाट और तिगवारा घाट जबलपुर में आकर उन्होंने बस्ती बसाई थी। अब धातु काल की हम बात करते हैं तो धातु काल में हमें 2 काल पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है ताम्र काल और एक पढ़ना होता है लोहा काल। यहाँ पर हम तांबे की बात करते हैं और यहाँ पर लोहे की बात करते हैं। सबसे पहले ताम्र पाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं कि देखिए तांबा मध्य प्रदेश मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कोई सी थी तो वह तांबे थी, और इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में बहुत स्थानों पर देखने को मिलते हैं, जैसे डांगवाला, कायथा और नागदा। ये तीनों स्थान हमें उज्जैन में देखने को मिलते हैं। मंदसौर में आवरा,
आज़ाद नगर और मूसा खेड़ी, आज़ाद नगर वहीं पर पड़ता है मूसा खेड़ी के पास, यह है इंदौर में। नाबदा टोली खरगोन में। ये आपसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए, मेंस में पूछे गए कि आवरा किस जिले में आता है, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल खरगोन में पाया जाता है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। मेनली ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, हमें मेनली मालवा में इसको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मालवा में इसके सबसे ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और उसके बाद हमें एक निमाड़ क्षेत्र खरगोन में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है। कायथा की हम बात करते हैं तो कायथा भैया ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। एमपीपीएससी ने पूछा था कि कायथा किस नदी के किनारे तट पर है, तो आपको याद रखना है काली सिंध नदी के तट पर है। यहाँ आचार्य बारामिहिर की जन्मभूमि है। किसकी? आचार्य बारामिहिर की जन्मभूमि है। यहाँ भी एमपीपीएससी ने 2 साल पहले ही पूछा था, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल बारामिहिर की जन्मभूमि है, तो आपको याद रखना है उज्जैन का कायथा। कायथा का उत्खनन 1964 में श्रीधर विष्णु बाखड़कर द्वारा ही किया गया था। यहाँ से हमें तांबे के पशु की मूर्ति, तांबे का रथ और लाल काले मृद भांड, यानी जो लाल काले कलर से जो भी हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें मृद भांड कहा जाता था, उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नाबदा टोली खरगोन में यहाँ से तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं महापाषाण काल की। तो महापाषाण काल सबसे आखिरी पाषाण युग था। इसमें मानव की समाधि लगाना स्टार्ट कर दी गई थी, और जो समाधि बनती थी उसे बोला जाता था मोगलित। और मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के कहीं हम साक्ष्य मिलते हैं तो हमें रीवा जिले और सिवनी जिले में देखने को मिलते हैं। एमपीपीएससी ने पूछा है कि मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो आपको याद रखना है सिवनी और रीवा में हमें प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों यह क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको मैं दे रहा हूं कि नाबदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। और इस वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।